नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आप हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इस पर आपको नेट से संबंधित या जो हरियाणा टेट है, TGT, RTET, ट्रीट, अन्य जो भी हमारी हिंदी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें आने वाला जो हमारा सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसमें हम जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी जो आज की क्लास है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा। ठीक है, राजभाषा होती क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें, राजभाषा होती क्या है तो देखिए, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। राजभाषा क्या है कि जो हमारे सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं, जो सभी प्रशासन है हमारा पूरा, उसमें और संसद और विधानमंडलों में तथा न्यायिक कार्यकलाप जो भी हैं उसमें स्वीकृत जो भाषा है वो राजभाषा कहलाएगी। ठीक है, सबसे पहले 1949 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया। ठीक है, जो स्टेट लैंग्वेज है उसका हिंदी अनुवाद करके राजभाषा किया। किसने? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो कब किया सी राजगोपालाचारी ने? 1949 में। इसको हम याद रखें दोनों को। ठीक है, 1949 में सी राजगोपालाचारी ने स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद करके राजभाषा कर दिया। राष्ट्रपति का जो आदेश है, ठीक है, 1955, ये देखिए 1955 में यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक होगा। ठीक है, अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक होगा। इसमें कहा गया है कि जो 1955 में जो आदेश राष्ट्रपति ने पारित किया उसमें कहा गया कि जहां तक भी संभव हो जनता के साथ जो बातचीत हो या जो भी पत्र व्यवहार हो, वहां जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, परंतु जहां अगर कुछ गलती होती है, जो हिंदी का टेक्स्ट है लगाया जाएगा उसमें कुछ करेक्शन होती है, तो जो मूल पाठ है प्रमाणिक जिसको माना जाएगा वो अंग्रेजी के पाठ को ही प्रमाणिक माना जाएगा। ये राष्ट्रपति का जो आदेश 1955 में पारित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, राजभाषा की स्थापना कब हुई? तो 14 सितंबर 1949 को, जो हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर। ठीक है, राजभाषा आयोग इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी ये टॉपिक होंगे वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, जो है राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में बाला साहेब, ये बाला साहेब है, बाला साहेब हो गया, बाल साहेब गंगाधर खेर जी, बीजी खेर जो है उसकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। इसमें कुछ सुझाव दिए गए, वो सुझाव हैं हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। जो हमारे हिंदी भाषा, हिंदी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको हमारे हिंदी के अलावा जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को अवश्य सीखना चाहिए। दूसरा है 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, कि जो 14 वर्ष की आयु तक है सभी विद्यार्थियों को उनको हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरी है प्रतियोगित परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखना चाहिए, कि जितनी भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर एक हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र उसमें रखा जाना चाहिए। अगला है देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अगला है भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उसके बाद है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उसमें जो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। उसके बाद है हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए, कि जो हिंदी का विकास का जो दायित्व हो सरकार की प्रशासनिक इकाई उसमें एक स्पेशल वो बना देना चाहिए, जिससे हिंदी का विकास के बारे में वो चीजें उसमें होती रहें। ठीक है, आगे है
संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, इसमें है इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंप दिया गया। समिति ने 1959 में कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। ठीक है, 1959 में कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें। कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी है वो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान मतलब पूर्ण रूप से वो हिंदी ना सीख ले तब तक वे अंग्रेजी में ही कार्य करते रहेंगे। ऐसे सुझाव इस समिति ने दिए। अगला है, 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारी को हिंदी के प्रशिक्षण में छूट दी जानी चाहिए। कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी हिंदी का कार्यभार सीख ले उनकी उम्र जो है 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सभी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण में छूट दे देनी चाहिए। अगला है, उच्च न्यायालयों के निर्णय आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहने दिया जाना चाहिए। कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं या जो उच्च न्यायालय हमारा है जो उसकी बात करें उसके जो आदेश हैं उनको अंग्रेजी में ही रहने दिया जाना चाहिए। ये इसमें समिति में बातें कही गई। 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगी। ठीक है, क्या 1965 के बाद जो हमारी हिंदी है वो प्रधान भाषा के रूप में हो जाएगी, उसको ही श्रेष्ठता दी जाएगी। अगला है राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम की हम बात करें जहां यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम किस लिए पारित किया गया तो सबसे प्रमुख है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में हम बात करें, इसमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गई। कि जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है इनमें अहिंदी क्षेत्र बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इनमें हिंदी के विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गई। 1967 में संशोधित कर अहिंदी भाषा राज्यों की चिंता को समाप्त कर दिया गया। 1967 में इसमें कुछ संशोधन करके जो है हिंदी जो भाषी राज्यों की जो चिंताएं थी उनको मतलब रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्योंकि उनके बारे में भी कुछ सोचा गया कि आगे देखिए भारत सरकार त्रिभाषी सूत्र लागू करेगी, जो उनके पक्ष में होगा त्रिभाषी सूत्र लागू करेगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा विशेषतः दक्षिण, ठीक है, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। त्रिभाषी सूत्र जो बनाया गया, त्रिभाषी सूत्र, उसमें कहा गया कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भारतीय जो दक्षिण भारतीय भाषा है उसका भी अध्ययन इसमें अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है जो 3 वर्ग बांटे गए हमारे, उसमें सबसे पहला है क वर्ग, फिर है ख वर्ग और फिर ग वर्ग। तो जो क वर्ग है सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी भाषा हिंदी है। कि जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनको क वर्ग में रखा गया। उनमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, क वर्ग में कौन कौन रखे गए, जिनकी भाषा हिंदी है, जो हिंदी को समझ पाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये क वर्ग में रखे गए। बात करें ख वर्ग की, ख वर्ग जिनमें हिंदी समझी जाती है परंतु पहली भाषा के रूप में प्रयोग नहीं होती। क वर्ग में था जिनकी भाषा हिंदी है, और ख वर्ग में क्या आता है, जिनमें हिंदी समझी तो जाती है परंतु पहली भाषा के रूप में प्रयोग नहीं की जाती। तो वो कौन कौन सी हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जिनके अंदर हिंदी समझी जाती है परंतु पहली भाषा के रूप में वो प्रयोग नहीं की जाती। उसके बाद है ग वर्ग, इनमें हिंदी नहीं समझी जाती। ठीक है, पहले में क्या था, जिनकी भाषाएं हिंदी थी, दूसरे में हिंदी समझी जाती परंतु पहली भाषा नहीं थी, और जो ग वर्ग है उसमें हिंदी समझी नहीं जाती। तो जो ग वर्ग के हैं राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के चारों राज्य। ठीक है, तो ये ग वर्ग में है दक्षिण भारत के चारों राज्य, उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा होती क्या है। राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहां के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उसका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, राष्ट्रभाषा। पहले हमने पढ़ा था राजभाषा, जो सरकारी कामकाजों की और प्रशासनिक कार्यों की जो भी हमारी भाषा होगी वो
राजभाषा होगी राष्ट्रभाषा, जहां देश के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा उनके सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव जो होता है उसको राष्ट्रभाषा का हम दर्जा देंगे। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राज्यों का गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था, ठीक है। 1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास, कहाँ? वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। कहाँ हुई थी? तो वर्धा और मद्रास में महात्मा गांधी की प्रेरणा से, ठीक है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित की गई। आगे देखते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। जो हमारी हिंदी है उसकी क्या क्या कैसे कैसे जो है संवैधानिक स्थिति है वो इसमें बताएंगे हम। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जो पहले भी हमने पढ़ा था कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया गया। आगे बात करें, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका जो वर्णन किया गया है, तो किस भाग में इसका जो हमारी हिंदी की जो राजभाषा है उसका जो वर्णन किया गया है, तो 5, 6 और 17 में राजभाषा से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद बात करते हैं तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से चर्चित है, ठीक है। जो हमारा 14 सितंबर 1949 को गठन किया गया तो वो किस फार्मूला के तहत बना? तो मुंशी आयंगर जो है फार्मूला के नाम से, ठीक है, स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120, 1 और 210 है जिसमें संसद और विधानमंडलों की भाषा का विवरण किया गया है। तो संसद और विधानमंडलों की जो भाषा का विवरण किसमें किया गया है? तो हमारे अनुच्छेद 120, 1 और 210 में किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 120, 1 और 2 की, ठीक है। इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है कि जो हमारा संसद का कोई भी कार्य है ना वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। कि जो भी व्यक्ति जो हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अगर अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ है, वो अपने विचार सही से नहीं रख पा रहा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी जो मातृभाषा, उसकी जो भाषा है मातृभाषा है उसमें बोलने की अनुमति दे सकता है। तो ये वर्णन 120, 1 में किया गया है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 343 जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे लिए, ठीक है। अनुच्छेद 343 बार बार इसे प्रश्न भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए भाई कि जो हमारी संघ की भाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। भारतीय अंकों का जो भी अंक होंगे वो उनका अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अगला है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। जो भी शासकीय मतलब काम है उनका उनके अंदर अंग्रेजी का प्रयोग कब तक होता रहेगा? तो 15 वर्षों तक होता रहेगा। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो है हिंदी हमारी संघ की भाषा और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 344 में है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, किन के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद एक आयोग गठित करेगा हिंदी के विस्तार के लिए। वो बताएगा कि किन कार्यों के लिए मतलब हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सब इसमें 344 में था। आगे है अनुच्छेद 345 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 345 तो इसमें है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। कि जो राज्य का विधानमंडल है विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 346
संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी भी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। ठीक है, दो सरकारों के बीच, दो राज्यों के या संघ के बीच जो है पत्र व्यवहार, आपस में जो पत्र जो हमें भेजे जाएंगे वो मतलब की जो हिंदी होगी उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 347 है, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्यों में मान्यता दी जाए और उसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है। ठीक है, कि जो लोग हैं उस राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो ये चाहती है कि जो हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उसको हमारे राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है, और ये अनुच्छेद 347 में इसका जिक्र किया गया है। आगे इसके बाद है अनुच्छेद 348। ठीक है, अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो है जिक्र किया गया है। महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद 348। इसमें उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जिक्र जो है किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्यवाहक भाषा है वो अंग्रेजी में होगी। ठीक है, 348 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहक भाषा है वो किस में होगी, तो अंग्रेजी में होगी। ठीक है, अंग्रेजी। इसके बाद है अनुच्छेद 350। इसमें हम बात करें 350 में, ये तीनों इंपोर्टेंट है, 348, 350 और 351। उन वर्गों पर विशेष बल दिया गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं उन वर्गों को इसमें रखा गया है, उनके ऊपर विशेष बल दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग, इसको याद हम रखेंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग ये इंपोर्टेंट है, हमसे पूछा भी जाता है पेपरों में। ठीक है, कि अनुच्छेद 350 में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो अल्पसंख्यक वर्ग होगा। अनुच्छेद 351 जो है उसमें किया गया है कि जो प्रचार प्रसार, ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है अनुच्छेद 351 में इसका जिक्र किया है। ठीक है, अनुच्छेद 351 में किसके लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भारतीय भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बना उस समय कुल 8 अनुसूची, ठीक है, कितनी, तो 8 अनुसूची और 14 भारतीय भाषाएं थी शुरुआत में। संविधान के 21वें संशोधन, जो 21वां संशोधन 1967 में आया, उसके अंदर किस भाषा को जोड़ा गया, तो सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है भाई, जो संविधान का हमारा संशोधन हुआ 21वां 1967 में, उसमें सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद संशोधन होता है 71वां संशोधन। ठीक है, उसमें जो है 1992 में होता है वो, उस 8वीं सूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, सबसे पहले जो 1967 में हुआ उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और जो 71वां संशोधन है दूसरा 1992 में होता है, उसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं भाई, रखना चाहो तो। जो है ट्रिक बनाई है मैंने, नमक। ठीक है, नमक जो है उससे हम याद रख सकते, न से नेपाली और मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। ठीक है, नमक नाम से इसको हम याद रख सकते हैं। जो 71वां संशोधन होता है 1992 में, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। जो संविधान का तीसरा संशोधन, मतलब जो है 92वां संशोधन है, तो 2003 में किया गया था। ठीक है, 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ उसके अंदर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो भाई मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी भाई। कौन कौन सी है, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी। ठीक है, इसको भी मैंने ट्रिक से बनाया है कि भाई MSDB, MSDB। ठीक है, आप जैसे याद रखना चाहो वैसे रख सकते हो, MSDB, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, फिर जो है हमारी कुल भाषाएं कितनी है, तो 22 हमारी भाषाएं भाई संविधान के अंदर, 8 अनुसूची है। ठीक है, पहले जो शुरुआत हुई थी, अब तो 12 अनुसूची हो गई। 8वीं अनुसूची जो हमारा संविधान बना था उसके अंदर जो हिंदी की जो बातें चली हुई थी, तो 8वीं अनुसूची के अंदर कुल 14 भारतीय भाषाओं में इसका जिक्र किया गया था। लेकिन अब है जो कुल भाषाएं कितनी हो गई हैं, तो 22 भाषाएं हो गई हैं भाई। इनमें सबसे पहले असमी, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली और डोंगरी, ये हमारी कुल जो है तो 22 भाषाएं थी। हमसे प्रश्न देख के पूछ लेता है कि भाई जो है भोजपुरी भाषा है या बोली है, मतलब 4 ऑप्शन हमसे दे देगा कि नेपाली, कोंकणी, जो है डोगरी और
भोजपुरी इनमें से कौन सी एक भाषा नहीं है। तो हमें याद रखना होगा कि जो हमारी भोजपुरी है वो भाषा नहीं है, वो एक बोली है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें हमने जो है भाषा के बारे में जाना, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और जो हमारे अनुच्छेद थे उसके बारे में। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, ये जल्द आप हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जो हमारी पहली इकाई है वो अभी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम हमारी जो हिंदी साहित्य के जो हमारे ग्रंथ हैं, किस प्रकार से वो उनकी रचना होती है, उनका विकास क्रम, वो अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।